चलिए, तो आज जो डिस्कस करना है हमें क्या, मुद्रास्फीति करना है, इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक चीज याद रखना सभी लोग कि आपको कीवर्ड्स जो है वो इंग्लिश में भी याद करने हैं, टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में भी याद रखिएगा। हिंदी में थोड़ा टफ है इकोनॉमिक्स को, एनवायरमेंट को। तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आज हमारा टॉपिक है और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है ना। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब वस्तुओं के, गुड्स के और सर्विसेज, जो हमारी सेवाएं होती हैं, वस्तुएं जैसे हम खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना। सेवाएं क्या है, आप शिक्षा ले रहे हैं, यहाँ क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ये भी सेवा है। आप बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लेते हैं, सारी क्या है, सेवाओं में आती है। तो जो वस्तुओं के एवं सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि हो या मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही हो, मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही हो, क्या वृद्धि हो रही हो। और इसके साथ साथ एक चीज और है, वृद्धि के साथ इसमें एक चीज पर ध्यान और रखना होगा, वह है प्लस। जो मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता, मुद्रा मतलब करेंसी, जो विदेश की करेंसी है उसकी क्रय क्षमता में, परचेजिंग पावर में कमी आ रही है। मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ रही हो। मतलब कोई भी सामान आप लेते हैं, परचेज करते हैं, यदि लगातार उनके मूल्य में वृद्धि हो रही हो और आपकी जो करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या रुपया है, राइट, तो रुपया के जो परचेजिंग पावर है उसमें क्या गिरावट आ रही हो, तो उसको मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए कैसे, कि मान के चलिए आप मार्केट में जाते हैं, आप बाजार गए और बाजार में आप 10 रुपए का नोट लेके जाते हैं, 10 रुपए का नोट, और 10 रुपए में 1 केजी या 1 किलोग्राम आप क्या टमाटर को परचेज करते हैं। उदाहरण से समझिए, तो 10 रुपए के नोट की जो परचेजिंग पावर है कितनी है, 1 किलो टमाटर आप ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद फिर आप मार्केट में जाते हैं, लेकिन 10 रुपए के नोट में आप क्या करते हैं, केवल ½ केजी टमाटर को ही आप परचेज कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। मतलब जिस नोट की कीमत कुछ दिन पहले 1 किलो टमाटर खरीदने की थी, अब उसी नोट में आप केवल ½ किलो टमाटर खरीद पा रहे हैं। तो परचेजिंग पावर क्या हुई, रुपए की कम हुई। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। और इन्फ्लेशन के साथ साथ जब किसी मुद्रा की या करेंसी की परचेजिंग पावर शून्य हो जाती है, तो ऐसी मुद्रा को फिर अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो भारत में अभी निम्नतम जो मुद्रा है हमारी, या कॉइन्स के रूप में देखिए, 50 पैसा है। और अधिकतम यदि रुपए में आप देखा जाए, अधिकतम कितना है देश में, इसमें 500 रुपए का नोट है ना। तो ये 50 पैसा है। भले ही मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट में क्या है, इससे आप सामान नहीं खरीद सकते, जनरली व्यापारी नहीं लेते, कानूनन जुर्म है। लेकिन 50 पैसे से आप अभी भी 10 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ठीक है। यदि आप किसी व्यापारी की कंप्लेंट कर दें प्रूफ के साथ, तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी भी जो हमारी लीगल टेंडर है, जो लोएस्ट लीगल टेंडर है, वो 50 पैसा है। इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के साथ साथ इसके प्रकार देखते हैं कि प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप में जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के टाइप्स हम देखेंगे तो 2 तरीके के हमें टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो है कारण के आधार पर, कॉज के आधार पर मुद्रास्फीति, और दूसरा है दर के आधार पर। तो जब हम कॉज की बात करते हैं, तो कारण के आधार पर 3 प्रकार की मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है। नंबर 1, मांग प्रेरित। दूसरा है लागत जन्य।
और तीसरा है संरचनात्मक। संरचनात्मक इंग्लिश में मांग प्रेरित को यदि कहा जाए डिमांड, इसको कहेंगे डिमांड पुश, ठीक है, या डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तीन टाइप की मुद्रास्फीति होती है। तो जैसे नाम में मांग प्रेरित, मतलब मांग बढ़ रही हो किसी चीज की, उससे जनित मुद्रास्फीति हो तो उसको हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, राइट। तो मांग प्रेरित कैसे, किस तरीके से डिमांड बढ़ती है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है, तरलता का मतलब इकोनॉमी में होता है पैसे से, लिक्विडिटी, इंग्लिश में यदि कहूं तो लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी या पैसा समझ लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, या फिर जनसंख्या बढ़ोतरी हो, जनसंख्या ज्यादा हो, पॉपुलेशन हो, या फिर उसके साथ साथ रोजगार सृजित हो रहे हो, रोजगार सृजित हो रहे हो, तो ये कारण हो सकता है मांग प्रेरित का। अभी मैं डिस्कस करता हूं, आपको बता दे रहा हूं क्या क्या कॉज हो सकते हैं। चौथा, आरबीआई के द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति चलाई जा रही हो, सस्ती मौद्रिक नीति चलाई जा रही हो। और क्या हो सकता है, भारत सरकार जो अपने प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है, प्रत्यक्ष कर है, उनको कम कर दे। इसके साथ साथ ब्लैक मनी हो, काला धन हो मार्केट में, काला धन हो। तो ये कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं मांग प्रेरित के। अर्थात कैसे, देखिए इन्फ्लेशन कैसे होती है, यदि डिमांड है बराबर, डिमांड जितनी है, मान के चलिए 100 किलो आलू की शहर में डिमांड है, यदि 100 किलो ही आलू की सप्लाई हो तो मुद्रास्फीति नहीं होगी। डिमांड है 100 किलो आलू की और सप्लाई हो रही है या आपूर्ति हो रही है 80 किलो आलू की, तो फिर क्या होगा, यहां पर मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी कि डिमांड के अनुरूप हमारी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और यदि हम इसको टेक्निकली देखा जाए तो मांग हमारी जो है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है, और जो हमारी आपूर्ति है वो एक, आप देखेंगे एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में बढ़ती है, संख्यात्मक रूप से। गुणात्मक का मतलब मांग 2 है, 4 है, 6 8 इस तरीके से, संख्यात्मक में 1 है, 2 है, 4, 3 है, 4 है, इस तरीके से। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मांग कैसे बढ़ती है, आपको अचानक भूख लग जाए तेज, तो अब माता जी से कहेंगे अपने कि खाना चाहिए, और खाना घर में ना हो मान के चलिए, तो आपकी डिमांड तो है भूख की, तुरंत आपको खाना चाहिए, लेकिन माता जी को घर में खाना बनाने में कुछ समय लगेगा। तो यही होता है सप्लाई का, कि सप्लाई को पूरा करने में समय लगता है, वस्तु मैन्युफैक्चर्ड होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, आएंगी मार्केट में, टाइम लगता है। तो तरलता कैसे, यदि लोगों के पास लिक्विडिटी ज्यादा है, मान के चलिए मैं हूं और मेरी जेब में 1 भी रुपए नहीं है, मैं किसी मॉल के बाहर खड़ा हूं, तो मैं किसी भी प्रकार से मांग जनरेट नहीं कर सकता हूं, या मांग को मैं क्या हूं, बढ़ा नहीं सकता हूं। लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मैं शॉपिंग करूंगा, सामान मैं खरीदूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मार्केट में, तो मैं मार्केट में मांग दे रहा हूं, डिमांड जनरेट हो रही है मेरे कारण, कपड़े खरीद रहा हूं, मैं खाना पीना है, तो क्या हो रहा है, इससे मार्केट में एक तरीके से आप देखेंगे मैं डिमांड को या मांग को बढ़ा रहा हूं। मांग बढ़ेगी तो उस अनुपात में हमारे पास सप्लाई भी होनी चाहिए, ठीक है। इसी बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो पैसे महंगे हो जाएंगे, मतलब किसी वस्तु के मूल्य महंगा हो जाएगा। जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे उनके अनुरूप में या उसके अनुपात में हमें आपूर्ति चाहिए, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, रहन सहन की चीजें, सारी चीजों में। इसके साथ साथ रोजगार सृजन कैसे, कि जैसे जैसे रोजगार, जैसे बेरोजगार व्यक्ति है, मैंने क्या कहा, मेरे पास पैसे नहीं, तो मान के चलो बेरोजगार हूं मैं, तो मैं किसी प्रकार की मांग को अर्थव्यवस्था में क्या करूंगा, किसी प्रकार की मांग को मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए होना चाहिए पैसा, और रोजगार यदि सृजित हो रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, तो ये आप देखेंगे डिमांड बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ सस्ती मौद्रिक नीति, आप जब मौद्रिक नीति हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें देखेंगे जब आरबीआई ऋण को सस्ता कर देती है, ठीक है, तो लोगों को सस्ते दामों पर बैंकों से ऋण प्राप्त होने लगे, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कार खरीदेंगे और अलग अलग चीजें खरीदेंगे। यदि महंगा हो तो नहीं खरीद पाएंगे, तो आप देखेंगे सस्ती मौद्रिक नीति होती है। इसको डिटेल में हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो बताएंगे किस तरीके से काम करता है पूरा सिनेरियो।
प्रत्यक्ष कर कम कर देना। 2023-24 में आपने देखा होगा सरकार ने आपकी जो इनकम टैक्स का जो दायरा था पहले 5 लाख तक था, उसको 7 लाख कर दिया कि 7 लाख आप कमाते हैं न्यू रेजिम में तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। तो क्या 5 लाख से 7 लाख यदि किया तो 2 लाख अतिरिक्त बढ़ाया, तो 2 लाख अतिरिक्त यदि रुपए आपके पास है तो आप वो खर्च कर पाएंगे, ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। तो इनकम टैक्सेस जितने कम होंगे उतनी ज्यादा मांग प्रेरित हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात करते हैं लागत जन्य में। तो लागत जन्य में मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं तो लागत जन्य में क्या, कॉस्ट पुश, यहां पर मांग से मतलब नहीं होता, कॉस्ट पुश या लागत जन्य, लागत जन्य, ठीक है, कॉस्ट पुश। तो लागत जन्य जहां कॉस्ट बढ़ा रहा हो इन्फ्लेशन को, कैसे बढ़ा रहा हो, तो कोई वस्तु क्या होती है, उत्पादित होती है, जब उसका निर्माण हो रहा हो उस दौरान ही यदि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि हो जाए तो आप देखेंगे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। कैसे, मान के चलिए ये कोट है तो इसके लिए पहले कॉटन चाहिए, रुई चाहिए, फिर धागा बनेगा, तो कॉटन चाहिए, हमें कपास चाहिए, कपास से हमने रेशे बनाए या धागे बनाए, धागे से हमने कपड़ा बनाया। तो यदि कपास की आप देखेंगे मार्केट में अच्छा है, उस साल खेती अच्छी हुई, कॉटन की खेती अच्छी, कॉटन यदि हमें प्रोवाइड हो जाए बेहतर तरीके से, तो यदि अच्छी फसल हुई है तो हमें सस्ते दामों पर मिल जाएगा। मान के चलिए कि 2023 में 10 रुपए का कॉटन मिला, धागा बनाने में 20 रुपए लग गए हमें, और इसके साथ साथ कपड़ा बनाने में कोई शायद 50 रुपए की बनी। हमने प्रॉफिट जोड़ा, इसमें प्रॉफिट जोड़ के हमने सब कुछ इसमें अपना जोड़ के 70 रुपए में मैं इसको बेच रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है 2024 में यदि फसल अच्छी नहीं हुई तो यही कॉटन हमें या कपास 10 रुपए की जगह 20 रुपए का मिलेगा। डिमांड तो हमेशा रहेगी, सप्लाई में ही प्रॉब्लम होती है। भारत जैसी ग्रोइंग अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड हमेशा रहेगी, आप देखेंगे सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, तो सप्लाई नहीं होगी तो 20 रुपए का हो जाएगा। यही धागे हमें 40 रुपए का पड़ेगा, इसके साथ साथ कपड़ा हमने बनाया तो ये 70 रुपए का पड़ा, और प्रॉफिट में गए तो 100 रुपए की हमने बेचा। तो देखिए यह मांग से मतलब नहीं है, वस्तु का दाम ही प्रोडक्शन के समय दौर में क्या हो रहा, महंगा हो रहा है ना। तो अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो क्लाइमेटिकल, या जो आप देखिए पर्यावरणीय समस्याएं, बरसात सूखा हो जाए, बरसात ज्यादा हो जाए तो फसल पर क्या हो, नकारात्मक प्रभाव हो। तो हमारे पास क्या है, कच्चा माल है ना, कच्चा माल कहें आप या फिर रॉ मटेरियल कहें, या कच्चा पदार्थ है उसकी आपूर्ति कम हो या फिर वो महंगा मिले। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाए, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, मान के चलिए 10 रुपए था, यहाँ 15-20 कर दे तो महंगा हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ बढ़ जाए, यहाँ अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाए। याद रखिएगा वहां प्रत्यक्ष कर कम होते हैं मांग में, यहाँ अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाए। या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल्स के, क्रूड ऑयल के दाम, डीजल पेट्रोल जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाए, तो आप देखेंगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये वस्तु कहाँ से बनेगी, फैक्ट्री से बनेगी, दुकान तक जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी तो महंगी हो जाएगी वस्तु। आपने जनरली देखा होगा सेवाएं कैसे महंगी हो जाती हैं, यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के, तो जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, बस वाले हैं, किराया बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो कच्चा तेल है या क्रूड ऑयल है उसके दामों में वृद्धि हो जाए, या फिर जो मजदूर है, लेबर वर्ग है, वो अपना क्या करे, वेज, जो उनको सैलरी मिलती है ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाए। तो ये क्या करते हैं, लागत जन्य, मतलब लागत ही महंगी हो रही है किसी वस्तु की बनाते समय, इसमें डिमांड से मतलब नहीं है। उस वस्तु की लागत मार्केट में जो पहले 100 रुपए में मिल रही थी वो 120 रुपए में मिल रही है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई हो गया। इतना समझ में आया। तीसरा है संरचनात्मक। संरचनात्मक संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति होती है उसके कारण प्रशासनिक और आपके सरकारी कारण होते हैं, या सरकार के स्तर पर देखने को मिलते हैं। सपोज ये मान के चलिए कि 2024 में हमारे यहाँ वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हमारे पास क्या है, वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, या फिर इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास।
या पैकेट नहीं है, बैग्स नहीं है रखने के लिए, तो मान के चलिए सफिशिएंट प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम उसको सिक्योर नहीं कर पाए, तो बरसात में धूप से वो क्या होगा, माल हमारा या जो हमारा प्रोडक्शन है वो खराब हो जाएगा। आपने 2014-15 में सुना होगा भारत में पैकेट्स की कमी हो गई थी, जो बोरी होती है, हमने फिर बांग्लादेश से उनको आयात किया था, ठीक है ना, उस कमी हो गई थी तो रखने के लिए नहीं था, इससे खराब हो जाता है। गेहूं आपने देखा चूहे खा लेते हैं, यहाँ धूल कंकड़ सारी चीजें, बरसात सीढ़न होती है, गलन होती है, सारी चीज खराब कर देती है। वेयर हाउस नहीं होना, पिछले साल नागपुर में की मंडी में हजारों टन प्याज क्या हुई, सड़ गई, ओपन रखी हुई थी मंडी में, रखने को जगह नहीं थी, और बरसात हुई और हजारों टन क्या हुई, प्याज सड़ गई। तो ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा, प्रोडक्शन तो है सफिशिएंट, बट हम उसको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सड़कें बेहतर ना हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हो, सड़कें हमारे यहाँ पास अच्छी नहीं है, ये कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ काला बाजारी हुई या होर्डिंग हुई। होर्डिंग में क्या करते हैं कि होर्डिंग में अतिरिक्त मात्रा खरीद लेना, ठीक है ना, और उस मात्रा को खरीद कर क्या करना, एक तरीके से ऊंचे दामों पर बेचना, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो। इस शहर में 100 किलो डिमांड थी आलू की, 100 किलो आलू आया, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों ने खरीद के रख लिया, और जब आर्टिफिशियल एक महंगाई इसमें यहाँ पर इन्फ्लेशन तैयार किया कि मांग बढ़ेगी, सप्लाई नहीं है, वस्तुएं महंगी होगी तो फिर बेचेंगे, इलीगली इसको किया जाता है। या फिर कार्टेलाइजेशन करा दिया जाए, इसको इंग्लिश में याद रखना, कार्टेलाइजेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि व्यापारी लोग आपस में उस किसी वस्तु के दामों को बढ़ा दें इलीगली, ये तय करके कि मान के चलिए आलू 10 रुपए का था, लेकिन व्यापारियों ने तय कर लिया 15 में बेचेंगे, तो ये सब इलीगल। इसके लिए प्रशासन अच्छा चाहिए। आपने देखा होगा जब किसी वस्तु की कमी होती है तो प्रशासन छापे मारती है कई जगह, तो आपने देखा 200 किलो वहां से आलू रिलीज कराया, इलीगली थी, काले बाजारी चल रही थी, हार्डिंग थी, स्टोर करके रख लिया था। तो इस तरीके से प्रशासनिक कारण होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हो, वेयर हाउस ना हो, तो ये सारे कारण मिलके इन्फ्लेशन को बनाते हैं। तो महंगाई इन 3 बड़े बड़े मुद्दों से होती है। एक आपका है कार्टेलाइजेशन, आपका संरचनात्मक कारण है, इसके साथ साथ लागत जन्य है, मांग प्रेरित है, ठीक है। ये हो गए क्या क्या इन्फ्लेशन, उनके कारण क्या क्या, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब इसी तरीके से कुछ कारण होते हैं, वो होते हैं दर के आधार पर, मुद्रास्फीति रेट के आधार पर। इसमें कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू होता। कैसे? यदि किसी अर्थव्यवस्था में कोई मुद्रास्फीति है 0 से 3% है मुद्रास्फीति, हम देख के बोलते हैं महंगाई 10% हुआ, 15%, तो ये डेटा के रूप में है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। यदि कहीं पर 0 से 3% की किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, इस तरीके की अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे तो सैचुरेटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ मांग नहीं होती है, ठीक है, उसी हिसाब से सप्लाई होती है, तो ठीक ठाक अर्थव्यवस्थाएं चलती रहती है। आप जापान में या फिर अमेरिका में, जर्मनी जैसे देशों में इस चीज को देखा है आपने, ठीक है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले ये समस्या यूरोप में देखने को मिल रही थी। वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? चलती हुई ऐसी इन्फ्लेशन किसी देश में जहां 3 से 6% के बीच में, ठीक है, या 8% के बीच में हो, तो जनरली ये आपको विकासशील देशों में देखने को मिलेगा। भारत में आप हमेशा देखेंगे 4%, 5%, 6%, तो ये क्या है? ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी है, राइट। इसके साथ साथ रनवे इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। यदि मुद्रास्फीति 10% से ज्यादा हो जाए, 30%, 40% पहुंच जाए, तो एक कंसर्नेबल होता है किसी भी देश के लिए, तो ये आप देखेंगे रनवे इन्फ्लेशन होती है। इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन है, ग्रुपिंग, ऐसी मुद्रास्फीति जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपने रिसेंटली पाकिस्तान में देखा होगा, श्रीलंका में देखा होगा, 500 रुपए में दूध मिल रहा है, वहां 200 रुपए किलो आटा जो है वो 5,000 किलो रुपए आलू हो गए हैं। ऐसी स्थिति आई है कि श्रीलंका, डीजल पेट्रोल वहां 2,000 रुपए लीटर मिल रहा है। तो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी इन्फ्लेशन से कोई भी देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? दर के आधार पर है, ठीक है। तो अब कल हम जो चर्चा करेंगे वह हमारा डिस्कशन होगा किसी भी टॉपिक के। एक तरीके से आप देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ता है, WPI इंडेक्स क्या है, UPI CPI इंडेक्स क्या है, ठीक है, इन पर बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों पर, और क्या मेजर होने चाहिए, कैसे इसको रोका जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो कल इस पर बात करेंगे।